अब तक हमने पिछले चैप्टर्स में भोजन के कार्य और भोजन का वर्गीकरण आपको बताया। आज हम पौष्टिक तत्व जितने भी हैं, जैसा कि हमने पहले बताया था कि पौष्टिक तत्व जो हैं हमारे शरीर में आवश्यकता के अनुसार हमने उनको 2 भागों में डिवाइड किया था। एक वो तत्व जो हमारे शरीर में अधिक मात्रा में आवश्यक होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, जैसे वसा, प्रोटीन और जल, और एक वो तत्व जो हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में आवश्यक होते हैं लेकिन कमी होने पर बहुत सारे रोग हो जाते हैं, जिसे हमने कहा था माइक्रोन्यूट्रिएंट या सूक्ष्म मात्रिक पौष्टिक तत्व, जिसके अंदर विटामिन्स और मिनरल्स थे। आज हम बात करेंगे बृहत मात्रिक यानी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा पौष्टिक तत्व है जो ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य स्रोत है। भारत में स्पेशली जितने भी निर्धन देश हैं और अधिकांश लोग जो हैं ऊर्जा उत्पादन के लिए, शरीर में ऊर्जा प्राप्ति के लिए कार्बोहाइड्रेट का ही सेवन करते हैं। कार्बोज युक्त जो भोज्य पदार्थ होते हैं जो हमारे देश में और सभी जगह सेवन किया जाता है, उसके अंदर गेहूँ, जौ, ज्वार, मक्का, बाजरा, रागी, इसके अलावा फल और सब्जियों में यदि हम देखें तो आलू, चुकंदर, शकरकंदी, जिमीकंद, गुड़, शक्कर इत्यादि जो है कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत होते हैं। अब हम कार्बोहाइड्रेट के संगठन की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट किससे बना हुआ है तथा इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो कार्बोहाइड्रेट, जैसा कि हमने पहले कहा कि की उपस्थिति है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है जल वाले अनुपात में यानी H2O के रूप में रहता है, यानी 2 भाग हाइड्रोजन है और 1 भाग ऑक्सीजन होता है। यानी अगर हम कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला देखें, उससे पहले फॉर्मूला देखने से पहले हम ये देख लें कि कार्बोहाइड्रेट का उत्पादन कैसे होता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो कि हमारे भोजन का मुख्य भाग है, मुख्य पार्ट जो है, एक साधारण व्यक्ति के भोजन में 55% से लेकर और 65% तक ऊर्जा प्राप्ति जो है कार्बोहाइड्रेट से ही होती है। उच्च आय वर्ग जो है उसमें लोग अपनी आवश्यकता का 40% भाग जो है ऊर्जा का वो कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करते हैं, जबकि निम्न आय वर्ग जो है उनमें मुख्य बहुत ही ज़्यादा जो मेहनत करते हैं, शारीरिक श्रम करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनमें 85 से 90% तक जो ऊर्जा की प्राप्ति है वो कार्बोहाइड्रेट्स के द्वारा ही होती है। अब ये कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः कहाँ से प्राप्त होता है, यानी इसका जो प्राप्ति का स्रोत क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट की जो प्राप्ति है उसका जो मुख्य स्रोत है वो वनस्पति जगत है। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है, छोटे क्लासेस में भी पढ़ा है, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया यानी प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उसके द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, यहाँ पर हम समीकरण देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जब हैं, जिस पर अगर सूर्य के प्रकाश पड़ता है, और हरे पत्तों में क्लोरोफिल जो कि हरे पत्तियों में पाया जाता है, उसकी उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा C6H12O6 का निर्माण होता है तथा ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो यहाँ पर जो C6 तो ये जो फॉर्मूला है जो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, जिसमें 6CO2 + 6H2O यानी 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के, 6 मॉलिक्यूल जल के, सूर्य का प्रकाश है तथा क्लोरोफिल है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर रहा है, और साथ ही ऑक्सीजन यहाँ पर रिलीज हो रही है। ये भी देखा जाता है कि जब बहुत दिनों तक वर्षा होती है या कई दिनों तक आकाश में काले बादल छाए रहते हैं और पेड़ पौधों पर सूर्य प्रकाश नहीं मिल पाता है, तब पेड़ पौधों के भीतर जमा कार्बोज ही इनकी वृद्धि और विकास के लिए ऊर्जा देने का काम करती है। इस तरह से कार्बोज द्वारा न केवल मनुष्य या जानवर ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं, बल्कि स्वयं जो पौधे भी हैं वो इसी से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अब कार्बोज का जो रासायनिक संगठन है, जैसा हमने ऊपर बताया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, तो यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट का रासायनिक संगठन है वो है
C6H12O6 यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जिसका जो अनुपात है, यानी जिसमें जैसे जल का जो अनुपात होता है H2O, यानी यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ठीक उसी अनुपात में रहते हैं जिस प्रकार से जल में रहते हैं। इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2ON, यानी N जो है नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पर देखें तो अगर यहाँ पर एग्जाम्पल कार्बन की संख्या अगर मान लो 6 है तो हाइड्रोजन की संख्या 12 होगी, ऑक्सीजन की संख्या 6 होगी, यानी CnH2ON। अब यहाँ पर जब कार्बोज के अणुओं में शर्करा की एक ही जो है मिलकर के डाइसैकेराइड्स का निर्माण करते हैं, और अगर 2 से ज़्यादा होते हैं तो उसे पॉलीसैकेराइड कहा जाता है। तो यहाँ पर हम कार्बोहाइड्रेट का जो वर्गीकरण करेंगे उसमें सबसे पहले हम भौतिक विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण करेंगे और उसके बाद रासायनिक विशेषताओं के आधार पर कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण करेंगे। तो भौतिक विशेषताओं को यदि हम देखें तो इसको हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, शुगर और नॉन शुगर, यानी शर्कराएं और अशर्कराएं। तो शर्कराएं और अशर्कराएं जो हैं, यानी जो शुगर होती है जिसे हम कहते हैं चीनी कहते हैं या शुगर जिसे हम कहते हैं, तो इनकी जो विशेषताएं होती है ये स्वाद में मीठी होती हैं, प्रकृति में व्यापक रूप से विद्यमान होती है, फल, सब्जियां, शहद, गुड़, शक्कर आदि इनके प्राप्ति के उत्तम स्रोत होते हैं, जल में घुलनशील होती है और साथ ही ये रवेदार होती है, यानी इसमें रवा होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये पानी में घुल जाती है और रवेदार होने के कारण रवेदार होती है और साथ में मीठी भी होती है। अशर्कराएं जो है नॉन शुगर्स जो होती हैं ये पाउडर के रूप में होती है, इनका कोई स्वाद नहीं होता, जल में अघुलनशील होती है। कुछ शर्कराएं ठंडे जल में अघुलनशील होती है, लेकिन गर्म पानी के डालने के साथ वो फूल जाती है और इनके चारों ओर की जो परत होती है, जो सेल्यूलोज की सुरक्षा दीवार होती है, वो टूट जाती है। टूटने से स्टार्च के कण पानी में अवशोषित हो जाते हैं, जिससे ये फूल जाते हैं और मुलायम हो जाते हैं। इस क्रिया को जिलेटिनीकरण कहा जाता है। यानी जैसा कि हम एग्जाम्पल देखते हैं कि जब हम आटा को अगर ठंडे पानी में डालते हैं, गेहूं के आटे को, तो वो घुलता नहीं है, लेकिन जैसे ही हम उसको गर्म पानी में डालते हैं तो वो एक इनमें शर्करा की कई इकाइयाँ होती है, अतः इनका अनुभार भी अधिक होता है, यानी बहुत सारी यूनिट्स जो है शर्कराओं की पाई जाती है। इनका सूत्र C6H10O5N होता है। इसका कोई आकार नहीं होता, इसमें रवे नहीं बन सकते हैं। अनाज एवं दालों के छिलके, फल और सब्जियों के छिलके एवं भीतरी भाग में यह पाया जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि 2 प्रकार के जो भौतिक गुणों के आधार पर शर्कराओं को डिवाइड किया। उसमें हमने जो मीठी होती है, रवेदार होती है, पानी में घुल जाती हैं, वो शर्कराएं कहलाती है, और जो पानी में नहीं घुलती है, बहुत ही ठंडे पानी में नहीं घुलती है, कुछ शर्कराएं ऐसी होती है जो गर्म पानी में घुल जाती है, तो ये जो हैं वो अशर्कराएं यानी नॉन शुगर्स कहलाती हैं। अब हम बात करते हैं रासायनिक वर्गीकरण, यानी उनकी जो कंपोजिशन है उसके आधार पर वर्गीकरण। तो यहाँ हम देखते हैं कि कंपोजिशन यानी कार्बोहाइड्रेट की जो सबसे सरलतम इकाई है, कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरलतम इकाई मोनोसैकेराइड्स कहलाती है। मोनोसैकेराइड्स जिसके अंदर, यानी वो मोनो यानी एक, जहाँ पर एक इकाई शर्करा की पाई जाती है उसे हम मोनोसैकेराइड्स कहते हैं। जब 2 इकाइयाँ शर्करा की जुड़ जाती हैं तो वो डाइसैकेराइड्स कहलाती है, और 2 से ज़्यादा अगर होती है तो हम उसे पॉलीसैकेराइड्स कहते हैं। यानी जो सूत्र है, यहाँ पर जो सूत्र दिखाई दे रहा है जिसमें मोनोसैकेराइड्स यानी सरल शर्करा के केवल एक अणु, जिसका रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6, यानी कार्बन की संख्या 6, हाइड्रोजन की 12 और ऑक्सीजन की 6। डाइसैकेराइड्स
यानी जब हम जोड़ते हैं C6H12O6 प्लस C6H12O6 को तो हमें प्राप्त होता है, जिसमें से पानी बाहर निकलता है, C12H22O11। यानी जो डायसैकेराइड्स होती है उसका फॉर्मूला है C12H22O11। पॉलीसैकेराइड्स जो हैं, जिसमें बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स पाए जाते हैं, बहुत सारी इकाइयाँ मोनोसैकेराइड्स की पाई जाती है, तो उसका जो सूत्र होता है उसमें C6H10O5 और N यानी नंबर ऑफ कार्बन जितने भी हो सकते हैं, जितना भी बहुत सारी इकाइयाँ हो सकती है सरल शर्करा की, तो उसके आधार पर इसे C6H10O5 और ब्रैकेट N। अब ये जो हैं मोनोसैकेराइड्स, इम्पॉर्टेंट जो होती है मोनोसैकेराइड्स है, जिसको हमने कहा कि सबसे सरलतम इकाई है। इनमें कार्बन की संख्या 2 से लेकर 6 तक पाई जाती है। जब कार्बन की संख्या, सबसे पहली बात है कार्बोहाइड्रेट को जब हम नाम से संबोधित करते हैं तो बाद में उसमें ओज आता है, OSE, ओज। यानी जैसे जिसमें चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, एल्डोज, कीटोज। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मोनोसैकेराइड्स जो हैं, जिसमें हमने कहा कि 2 से 6 अगर कार्बन की संख्या होती है तो उसके आधार पर इनका नामकरण भी किया जाता है। अगर 2 होती हैं तो हम उसे कहते हैं डायोस, अगर 3 कार्बन होते हैं तो हम उसे कहते हैं ट्रायोस, 4 कार्बन है तो उसे कहा जाता है टेट्रोस, 5 कार्बन की संख्या यदि है उसे कहा जाता है पेंटोस शुगर, 6 कार्बन है उसे कहा जाता है उसके आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है, यानी डायोस, ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस और हेक्सोस। डाई का मतलब होता है 2, ट्राई का मतलब होता है 3, टेट्रा यानी 4, पेंटा यानी 5, हेक्सा यानी 6। यानी 2 से लेकर 6 तक कार्बन की संख्या यहाँ पाई जाती है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट होते हैं वो होता है पेंटोस शुगर और हेक्सोस शुगर। पेंटोस शुगर जिसमें 5 कार्बन की संख्या पाई जाती है, उसके जो मुख्य उदाहरण है राइबोस और डीऑक्सीराइबोस, यानी RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड और DNA डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड में पाई जाने वाली जो शुगर है राइबोस और डीऑक्सीराइबोस शुगर DNA और RNA का पार्ट है। अब जो इम्पॉर्टेंट है न्यूट्रिशन के अंदर, जो इम्पॉर्टेंट शुगर है वो है हेक्सोस शुगर, यानी जिसमें कार्बन की संख्या 6 है उसे हेक्सोस शुगर कहा जाता है। तो जब 6 कार्बन की संख्या है तो हाइड्रोजन की संख्या 12 हुई और ऑक्सीजन की संख्या 6 हुई। इसके 3 इम्पॉर्टेंट उदाहरण हैं ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रुक्टोज। ग्लूकोज जो है, जिसे अंगूर शर्करा भी कहा जाता है, और शर्करा की सबसे सरलतम इकाई है, सबसे सरलतम रूप। यानी जब हम कोई भी कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो पाचन के पश्चात जो इकाई हमें प्राप्त होती है वो ग्लूकोज की होती है, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। दूसरी जो है गैलेक्टोज, गैलेक्टोज जो हमें लैक्टोज के जो है फ्रुक्टोज, जो कि फलों के अंदर पाई जाती है, जिसे फल शर्करा भी कहा जाता है। अब दूसरा हम बात करते हैं डायसैकेराइड्स की। अभी हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट उसमें आपसे विभिन्न प्रकार के जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनकी, हर कार्बोहाइड्रेट के कार्यों के बारे में और उनकी उपस्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। तो दूसरा जो है डायसैकेराइड्स, जिसमें हमने कहा कि 2 सरलतम इकाइयाँ मोनोसैकेराइड्स की, यानी 2 मोनोसैकेराइड जब मिलते हैं तो ये डायसैकेराइड्स का निर्माण करते हैं। इसका मतलब जब डायसैकेराइड टूटता है तो मोनोसैकेराइड का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट उदाहरण है डायसैकेराइड्स के, जिसके अंदर सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। सुक्रोज जो गन्ना और चुकंदर की शर्करा भी होती है, माल्टोज
अंकुरित अनाज, जौ एवं जौ से संबंधित उत्पादन में पाई जाती है। और लैक्टोज जो है दुग्ध शर्करा भी कहा जाता है। ये तीनों डाइसैकेराइड्स हैं और जब ये टूटते हैं तो मोनोसैकेराइड्स का निर्माण होता है। तो जैसा कि हमने कहा कि अगले वाले हम चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस तरह से माल्टोज डाइजेशन के बाद क्या क्या चीज़ें हमें देते हैं। तीसरा जो है पॉलीसैकेराइड्स, यानी जो बहुत सारे अणु जिसमें मिलकर के और पॉलीसैकेराइड्स का निर्माण करते हैं। बहुत सारे मोनोसैकेराइड होते हैं, उसमें 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं। यानी जो संख्या है वो अलग अलग पॉलीसैकेराइड्स में अलग अलग होती है। तो इसके जो उदाहरण हैं, ये जल में अघुलनशील होती है। सबसे पहली बात है, इसके जो इम्पोर्टेंट उदाहरण है स्टार्च। चावल का स्टार्च होता है और कलफ लगाने के लिए भी हम काम में लेते हैं, जो एक अलग तरह का वाइट तरह का जो पदार्थ होता है, जो सब्जियों में भी पाया जाता है। कुछ सब्जियों में जैसे आलू के अंदर है स्टार्च पाया जाता है, चावल के अंदर पाया जाता है। तो ये जो स्टार्च होता है ये ऊर्जा प्राप्ति के मुख्य साधन होते हैं और ठंडे पानी में अघुलनशील और गर्म पानी में जब इन्हें घोला जाता है तो ये जेली का, एक तरह से जेली का निर्माण करते हैं। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉलीसैकेराइड है जिसके अंदर ग्लाइकोजन आता है, जो कि जंतुओं में पाया जाता है। जंतु के यकृत और मांसपेशियों, जंतु यानी मनुष्यों के अंदर और जंतुओं के अंदर मांसपेशियों में और यकृत में पाया जाता है, इसलिए इसे जंतु कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। और टूट कर ये ग्लूकोज हमें देता है। इसके बाद है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो कि हमने कहा कि छिलकों में पाया जाता है, कैलोरी इसकी शून्य होती है, अपचनशील होता है, पचता नहीं है, लेकिन यह क्रमानुकुंचन गति को बढ़ाने में सहायक होता है, जिसके कारण से पाचन में मदद करता है। इसके अलावा पैक्टीन है और एक और जो पॉलीसैकेराइड है हेमीसेल्यूलोज। यानी रासायनिक संगठन के आधार पर हमने इनको 3 भागों में वर्गीकृत किया है: मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड सबसे सरलतम इकाई, जिसके अंदर इम्पॉर्टेंट जो होता है वो ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज है। डाइसैकेराइड्स जो 2 मोनोसैकेराइड से मिलकर के बना होता है, जिसके उदाहरण है सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। और पॉलीसैकेराइड्स जो बहुत सारी इकाइयों से मिलकर के बना है मोनोसैकेराइड, जिसके उदाहरण है स्टार्च, सेल्यूलोज, पैक्टीन, हेमीसेल्यूलोज और ग्लाइकोजन। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में।